Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam with Jahangir, Mathematics class 9th, Unit Matrices and Determinants, Exercise 1.6 Solution. इस यूनिट में हमने 1.6 को सॉल्व करना है। इस वीडियो में एक चीज़ पहले से मैं क्लियर कर दूं, इसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसके हर एक स्टेप को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है उनको सिर्फ मैं स्टेप बताऊंगा, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को आपने सही तरीके से समझना है। पहला क्वेश्चन सही तरीके से समझ जाओगे तो बाकी सब में जो है वही स्टेप फॉलो होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रेमर्स रूल। इन दोनों को हम इन दोनों तरीकों को हम सीखेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। हमें एक इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। आपको जब भी इस तरह की दो इक्वेशन दी गई होंगी तो उसमें से आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आना है। और मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आने के लिए तरीका क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन जिस साइड पे वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट हैं, बाय कोफिशिएंट मींस मतलब जो बच्चों को कोफिशिएंट का नहीं पता उनके लिए कि जो हिंसे हैं उनको आपने उठा के अलग मैट्रिक्स बनाना है। जिस तरह यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास 2 माइनस 2 3 प्लस 2, तो ये हमारे पास ये देखिए एक मैट्रिक्स बन गया। और जो वेरिएबल्स हैं मतलब एक्स वाई या इस तरह की कोई भी ABCD में हो उनका आपने एक अलग मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे एक्स वाई है, दो दफा है, लेकिन आपने लिखना 1 टाइम है। और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो हिस्से हैं उसको आपने एक अलग मैट्रिक्स बनाना है। पहला स्टेप आपका ये होगा, दो इक्वेशन होंगे, उनमें से जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स है उनके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट मींस उसके जो हिस्से हैं along with their प्लस एंड माइनस साइन, मतलब प्लस और माइनस साइन के साथ। प्लस को तो चूंकि हम लिखते नहीं है लेकिन माइनस को हम लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को देखें, इसमें से हमने ये अलग मैट्रिक्स बनाया, जो वेरिएबल है उनका अलग मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इन दो 2 माइनस 2 3 2 और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ यही दो चीजें आएंगी। इसलिए हमने इसे ये बनाया है। और राइट हैंड साइड पे जो आपके पास वैल्यूज हैं उनका आपके लिए के साथ एक अलग मैट्रिक्स बनेगा। लेट उसके बाद जो पहला मैट्रिक्स है उसको हम ए का नाम देते हैं, दूसरा मैट्रिक्स जो है उसको जो एक्स वाई वाला है उसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया तो इसका मतलब यह है कि इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, और तो वो क्वेश्चन आपका उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया है। डिटर्मिनेंट पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिपीट करते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में आप ये जो ब्रैकेट की सिंबल है उसकी जगह पे ये सीधे वाले सिंबल यूज करोगे। ए डिटर्मिनेंट आप DET ए भी लिख सकते हो और इस सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने जो डायगोनल में एंट्रीज हैं, डायगोनल में हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 2 हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस जो नॉन डायगोनल में है -2 और 3, -2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और इस वाले से जो डायगोनल वाले हैं उससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे साथ डायगोनल में जो है 2 मल्टीप्लाई 2, इससे हमारे पास 4 आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, इससे हमारे पास -6 आएगा, और फिर चूंकि आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब यह है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं या जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल होता है। ये तो पॉसिबल हो गया। अब हम क्वेश्चन को हल करना कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रुकता नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे, क्योंकि हमने ए इनवर्स को आगे यूज करना है तो उसमें एडजॉइंट आगे हम फार्मूला देखेंगे। तो एडजॉइंट मालूम करने का क्या तरीका है, एडजॉइंट मालूम करने का तरीका यह है कि आपका जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है आपका, उसमें आप क्या करना है, उसमें आपने जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में चेंज करना है। यहाँ पे तो दोनों 2 2 हैं, तो ये हमारे पास
टू टू वही, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर चेंज हिंस से होते तो फिर फर्क पड़ता, क्योंकि ये वाला हिंसा जो है वो उधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। इनको आपस में आपने चेंज करना है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज करने हैं, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करना है। इधर देखें -2 है, ये +2 हो गया, ये +3 है, ये -3 हो गया। तो ये हमने एडजॉइंट मालूम कर लिया। उसके बाद हमारे पास एज वी नो, हमें पता है, क्योंकि यहां से आगे हम देख सकते हैं, ये देखें ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है। इसका मतलब है कि ए और एक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो बी के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर हम एक्स को अलग करें, बी को जब दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए इनवर्स के बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम ए इनवर्स का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने का तरीका ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब ये है कि ए के इनवर्स मालूम करने का तरीका ये है कि ए का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे x आ गया, ए इनवर्स की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब हमारे पास एक्स वाई अपना हो गया, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमने पिछले स्लाइड में मालूम किया था 10 था, और एडजॉइंट भी हमने मालूम किया था। ये देखें हमारे पास 1/10 2 2 -3 2 मल्टीप्लाई बाय बी की जो वैल्यू है मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि पहले के कॉलम इसके रो बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो इसमें पहला पहले के साथ 2 × 4 प्लस दूसरा दूसरे के साथ 2 × 6, और चूंकि दूसरा कॉलम नहीं है तो फिर दूसरे रो पे हम आ जाएंगे, -3 × 4 प्लस 2 × 6, ये हमारे पास हो गया। अब इनको आप प्लस माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 और नीचे -12 प्लस 12 हमारे पास 0। सो 1/10 वो तो हमारे पास डिटर्मिनेंट था, उसको हमने चूंकि मैट्रिक पूरे मैट्रिक्स पे अप्लाई है तो 20/10 और 0/10 हो जाएगा, जिससे हमारे पास आ जाएगा xy = 2/0। अब ये दो मैट्रिक्स चूंकि इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट मींस इक्वल हैं, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। x जो है 2 के बराबर हो गया, y जो है वो 0 के बराबर हो गया। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2, 0। ये एक तरीका था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। दूसरा हमारे पास क्रेमर रूल है, वही क्वेश्चन है। क्रेमर रूल में हम क्या करते हैं, इसके दो मैट्रिक्स निकालते हैं, वेरिएबल्स को हम जोड़ते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट का जो होता है उसको अलग मैट्रिक्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पर उसका नाम a है, और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं उनको मैट्रिक्स b बनाते हैं। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट तो पिछले हमने स्लाइड में हमने डिटेल से डिस्कस किया। a का डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया 10। अगर यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा तो यहाँ पे सारी बात खत्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन जो है वो हल नहीं हो सकता। उसके बाद जो समझने वाली चीज है कि मैट्रिक्स ए एक्स आपने कैसे बनाना है और मैट्रिक्स ए वाई आपने कैसे बनाना है। ये साइड पे मैंने दिखाया है। मैट्रिक्स ए एक्स बनाने का तरीका ये है कि आपका जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी ये वाला जो है मैट्रिक्स बी, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये मैंने उसी कलर से लाइन भी लगाई है। और मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है वो ए एक्स का सेकंड कॉलम बन जाएगा। आई विल रिपीट, ए एक्स में मैट्रिक्स ए एक्स में आपका जो मैट्रिक्स बी है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है वो मैट्रिक्स ए एक्स का सेकंड कॉलम बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक्स ए वाई, ये जरूर समझना है क्योंकि फिर सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है। ये मैंने येलो कलर से सर्कल किया हुआ है। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम ए वाई का फर्स्ट कॉलम बनेगा, और मैट्रिक्स बी जो है इसका सेकंड कॉलम बनेगा। मैट्रिक्स ए वाई में ए का फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए वाई का फर्स्ट कॉलम बनेगा, और मैट्रिक्स बी जो है वो सेकंड कॉलम बनेगा। अगर आप ये समझ गए तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आगे आसान है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए एक्स जो आपने यहां पे बनाया उसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका वही है कि डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो माइनस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, इससे हमारे पास जवाब आता है 20। सिमिलरली ए वाई के लिए
डायगोनल को ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस 12 0 आता है। अब x की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax आप लोग आई डू होप समझ गए कि यहाँ पे ax का मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया था। डिटर्मिनेंट ऑफ ax आपने यहाँ पे मालूम किया डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a जो आपने यहाँ पे मालूम किया बाय पुटिंग वैल्यूज। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 था, ay का सॉरी a का हमारे पास था 10, तो 20/10 x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ay हमारे पास 0 आया है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a जो 10 है, 0/10 से हमारे पास 0 आता है। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2, 0। सो लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन हमने डिटेल में नहीं जाने, सिर्फ मैंने बताना है। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1। हमने 3 मैट्रिक्स बनाए और हमने क्या कर लिया, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, 4 आया, इसका मतलब है कि पॉसिबल है। हमने एडजॉइंट मालूम किया ए का, फिर ax = b, x = a इनवर्स b और उसकी जगह पे a इनवर्स की जगह पे हमने लगाया एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की b के साथ मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास उससे हमारे पास 14 16 आया और उसको 1/4 क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अलग अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 14/4 और 16/4, 14/4 से 7/2 और 16/4 से -16 है, सॉरी -16 से /4 से हमारे पास -4 आएगा। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, x = ये हो जाएगा और y = -4 हो जाएगा। सो ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा। क्रेमर रूल में भी आपने वही करना है, a का डिटर्मिनेंट आपने मालूम किया, आपने सिमिलरली ax बनाया जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया 14 आया, ay वही मैट्रिक्स उसी तरीके से बनाया आपने और उसका डिटर्मिनेंट मालूम किया। फिर x मालूम करने के लिए फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, 14/4 7/2 आ गया। y = डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, -16/4 और इससे हमारे पास -4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही प्रोसीजर फॉलो है। आपने इक्वेशन है, 3 मैट्रिक्स बनाए, a x और b बनाए, a का डिटर्मिनेंट लिया -10 आया, सोल्यूशन पॉसिबल है। एडजॉइंट लिया और इसी तरह x = a इनवर्स b आपने क्या कर लिया, एडजॉइंट भी मालूम किया है, डिटर्मिनेंट भी मालूम किया है, उसकी वैल्यू पुट की, b के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर चूंकि डिटर्मिनेंट पूरे मैट्रिक्स के साथ है तो हर एक के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास 3/5 और 14/5 आ गया। माइनस माइनस आपस एक दूसरे को प्लस कर दिया, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x जो है इसके बराबर हो जाएगा, y इसके बराबर हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। क्रेमर रूल से तरीका हमारे पास वही है। सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट मालूम किया, डिटर्मिनेंट -10 आया, तो इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। ax को उसी तरह बनाया, उसका डिटर्मिनेंट मालूम किया और फिर x मालूम करने के लिए ax के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया, जिससे हमारे पास 3/5 आया। इसी तरह हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट मालूम किया और फिर y के लिए ay के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया, तो आपके पास ये जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी तकरीबन सारे क्वेश्चन में यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो रहा है। जिस जगह पे चेंज होगी तो मैं स्टॉप लूंगा और पूरी डिटेल से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मैट्रिक्स हैं a x और b बनाए, a का डिटर्मिनेंट 4 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। एडजॉइंट मालूम किया और यहाँ पे a इनवर्स b, उस a इनवर्स की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a किया, उनकी वैल्यू पुट की, एडजॉइंट ऑफ a का जो मैट्रिक्स है उसको b के साथ मल्टीप्लाई किया, उससे ये जवाब आया। फिर 1 और 4 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास आया -2 और इससे हमारे पास आया 0। इक्वल मैट्रिक्स हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, x = 2 y = 0। क्रेमर रूल में वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। डिटर्मिनेंट मालूम किया, 4 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। ax का डिटर्मिनेंट मालूम किया -8, ay का डिटर्मिनेंट मालूम किया 0 और x के लिए ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास -2 आया और y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a 0/4 = 0, हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जब हमने मैट्रिक्स बनाए, a का डिटर्मिनेंट मालूम किया, वो 0 आया। चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को हम हल आगे नहीं कर सकते, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अच्छा, ये बात याद रखें हमेशा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे डिटर्मिनेंट 0 आता है तो आपने यही लिखना है कि सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल,
क्योंकि ये सिंगुलर सेट है और इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मैट्रिक्स बनाए ए एक्स और बी, ए का डिटर्मिनेंट -1 आया, सोल्यूशन पॉसिबल है, एडजॉइंट मालूम किया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आया -1 बाई -1 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली, जिससे हमारे पास 4 और -7 आ जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स हैं, x 4 के बराबर हो जाएगा, y जो है -7 के बराबर हो जाएगा, और ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। क्रेमर रूल में आपने ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया और x के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट कर दिया, जिससे आपके पास 4 आया। और y के लिए सबसे पहले आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम किया और y के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, जिससे हमारे पास -7 आया और ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में 3 मैट्रिक्स बनाए ए एक्स और बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम किया, एडजॉइंट मालूम किया, और फिर जो है ना एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स और बी को मल्टीप्लाई किया और उसको डिटर्मिनेंट से 1 और -14 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह जवाब आया और इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो गए और आपके साथ सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्रेमर रूल में ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया, इसका मतलब सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। फिर उसके बाद हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया और एक्स के लिए ए एक्स की डिटर्मिनेंट को ए की डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया, जिससे आपके पास एक्स की वैल्यू आई। सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम किया, 0 आ रहा है, तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इक्वेशन है, 3 मैट्रिक्स बनाए और ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया, 0 नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है, एडजॉइंट मालूम किया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, आपने वैल्यू पुट कर दिए, एडजॉइंट ऑफ ए के मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये जवाब आया, और फिर उनको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया, दोनों को इंडिविजुअली 40/10 और 20/10, जिससे हमारे पास 4/2 आ गए। सो इक्वल मैट्रिक्स हैं, x 4 के बराबर हो जाएगा, y 2 के बराबर हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। क्रेमर रूल से करने का तरीका, ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया और x के लिए ए एक्स की डिटर्मिनेंट को ए पे डिवाइड किया, x 4 आया, ए वाई को मालूम किया, उसका डिटर्मिनेंट मालूम किया, और y के लिए ए वाई की डिटर्मिनेंट को ए पे डिवाइड किया, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रियल लाइफ की क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ी सी समझने की जरूरत है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी इक्वेशन बनाना है। वंस यू हैव क्रिएटेड करेक्ट इक्वेशन, तो फिर आपको क्वेश्चन हल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, मतलब एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 गुना ज्यादा है। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये जो पहली कंडीशन है, y इज इक्वल टू 4x, क्योंकि हमने कहा है कि लेंथ जो है वो 4 गुना है। 4 गुना का मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा। आप विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा y के, मतलब लेंथ के बराबर हो जाएगा। सो इससे हमारे पास बनता है y इज इक्वल टू 4x। इसको जब हम इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं तो हम 4x को उधर लेके जाते हैं, तो ये -4x हो जाएगा और इस साइड पे 0 रह जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा -4x प्लस y इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला क्या है? पैरामीटर का फार्मूला ये है कि 2n2 लेंथ प्लस विड्थ, वो जो है हमारे पास किस चीज के बराबर है? 150 सेंटीमीटर के बराबर है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 2n2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर 2n2 y प्लस x इज इक्वल टू 150। ये 2 को मैं इस साइड पे लेके आऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन गया। सो वी गेट 2 इक्वेशन। हमारे पास -4x प्लस y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 75। आपके पास 2 इक्वेशन बन गए। अब जो है ना आपके लिए हल करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। वही तरीका है जो हम पहले क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं कि इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करो और फिर a x और b बन जाएंगे। x इज इक्वल टू a इनवर्स आपने मालूम करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट मालूम करोगे। डिटर्मिनेंट अगर 0 ना हो तो इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। एडजॉइंट मालूम करोगे और फिर जो है उनकी वैल्यू पुट करोगे। एडजॉइंट ऑफ a को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसको जो है डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करोगे, तो उससे आपके पास क्या आ जाएंगी? उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। हमारे पास x की वैल्यू
क्योंकि ये दोनों बराबर मैट्रिक्स हैं तो x 15 के बराबर हो जाएगा, y जो है वो 60 के बराबर हो जाएगा। सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि क्या मेरा जवाब ठीक है या गलत, आप इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करो, दोनों में बिल्कुल ठीक आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है 15 और y की वैल्यू कितनी है 60, तो 15 को -4 से मल्टीप्लाई करो -60 आ जाएगा, +60 -60 प्लस 60 से 0 ही आता है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। दूसरी इक्वेशन में हम पुट करते हैं, x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 60 है, तो 15 प्लस 60 जो है 75 के बराबर है। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। क्रेमर रूल से भी इसको कर सकते हैं, आप इक्वेशन ए और बी बनाएं, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करें, ए एक्स का वही तरीका है उसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, ए वाई का वही तरीका है जो मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसी तरह ए वाई बनाए और उसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। फिर ए एक्स के लिए एक्स के लिए ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें, उससे आपके पास 15 आ जाएगा, और वाई के लिए ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें तो उससे आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आप मालूम कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली बुक में, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसके दो साइड, रेक्टेंगल के दो साइड होते हैं, लेंथ होती है और विड्थ होती है, उनके दरमियान जो फर्क है वो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। और डिफरेंस या फर्क हम क्या किस चीज से मालूम करते हैं, माइनस से मालूम करते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास कि इन दोनों के दरमियान फर्क, अब जाहिर बात है लेंथ बड़ी होगी तो हम लेंथ से विड्थ को माइनस करेंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.5, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो -x, हमने चूंकि मैट्रिक्स बनाने हैं तो x को हमने आगे रखना है, y को हमने पीछे रखना है, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1। दूसरा कंडीशन, फाइंड द डायमेंशन, मतलब साइड आपने मालूम करने हैं ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 76 सेंटीमीटर। अगर इसकी पैरामीटर जो है वो 76 सेंटीमीटर है तो आपने उसकी लेंथ और विड्थ बताने हैं। पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास क्या है कि 2 into x प्लस वाई या 2 into लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर, और पैरामीटर की वैल्यू हमें गिवन है 76। यहाँ पे देखें 2 into लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर, 2 into y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, चूंकि लेंथ है हमने पहले लेकर 76, हम x प्लस वाई इज इक्वल टू तरतीब मिलाने के लिए 67/2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, चूंकि वहां पे भी इशारिया में है तो हमने डिवाइड किया, जिससे हमारे पास 33.2 आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, मेरे ख्याल में आप लोग बहुत आसानी से कर सकोगे। इसके मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स देखें, इनमें -1 1 और यहाँ पे दोनों 1 1 है, ठीक है ना। अच्छा, उसके डिटर्मिनेंट एक ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया, इसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया, फिर इसका हमने एडजॉइंट मालूम किया, और उसका तरीका वही है, a इनवर्स b का एडजॉइंट और b को मल्टीप्लाई करो, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो, तो हमारे पास x y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। क्रेमर रूल से भी वही तरीका है, a का डिटर्मिनेंट मालूम करो, a x को उसी तरह मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसका डिटर्मिनेंट मालूम करो, a y को मैट्रिक्स बनाओ, उसका डिटर्मिनेंट मालूम करो, x के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिवाइड करो, और y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिवाइड करो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। आइसोसेलियस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं, वैसे ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, आइसोसेलियस वाले वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें 2 एंगल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 एंगल तो बराबर हो गए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, और इन दोनों के सम से जो जवाब आता है वो जो थर्ड जो डिफरेंट एंगल है उससे 16 डिग्री कम है, इन दोनों के जमा करने से वो जो तीसरा है वो 16 डिग्री कम है। लेट ईच इक्वल एंगल्स आर x एंड थर्ड एंगल इज y। तो हमारे कंडीशन के मुताबिक थर्ड एंगल y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि वो दोनों को जमा करने से 2x हो जाएंगे, -16, मतलब उससे 16 निकालो तो फिर जाके वो किस चीज के बराबर होंगे, थर्ड एंगल के बराबर होंगे। इसको तरतीब में लाने के लिए 2x - y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फाइंड
3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, और एंगल, तीनों एंगल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि तीनों एंगल को आपस में जमा करो, हमारे पास 180 के बराबर होते हैं। सो इट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, या हम x प्लस एक्स से 2x आ जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। फिर उसी तरह आप मैट्रिक्स बनाओ x इज इक्वल टू ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट, और वो डिटर्मिनेंट मालूम करो, और फिर उसको फार्मूले में पुट करो, मल्टीप्लिकेशन करो और डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करो, तो आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएंगे। अगर फिर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास x जो है 49 है, तो 49 प्लस 49 से हमारे पास 98 आता है, 98 से 16 निकालो तो हमारे पास 82 आता है। क्रेमर रूल का भी वही तरीका है कि a का डिटर्मिनेंट मालूम करो, फिर ax का डिटर्मिनेंट मालूम करो, ay का डिटर्मिनेंट मालूम करो, x के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ax को डिटर्मिनेंट ऑफ a पे डिवाइड करो, और y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ay को डिटर्मिनेंट ऑफ a पे डिवाइड करो। इसी तरह आपके पास फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल आ जाएंगे। पहले दो एंगल तो वैसे भी बराबर है। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अच्छा, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री होती है। एक बात तो कंफर्म हो गई। अब बाकी दो जो रह गए उसमें से एक एंगल जो है दूसरे के ट्वाइस से, डबल से भी हमारे पास 12 ज्यादा है। ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेस होगा तो हम माइनस करेंगे। लेट वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स, लेट अदर एक्यूट एंगल इज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2y, मतलब डबल के साथ क्या करना है, उन्होंने आपने 12 को प्लस करना है। वन एक्यूट एंगल ऑफ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, तो हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। और फिर उसमें हमें पता होता है कि एक तो 90 है, बाकी दोनों जमा करने से हमारे पास 90 आएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगा। मैट्रिक्स में चेंज करो और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट मालूम करो, एडजॉइंट मालूम करो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b करो, और फिर उसी तरह आप जो है इनको मल्टीप्लाई करो और डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करो। सिमिलरली आप जो है x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्रेमर रूल का भी वही तरीका है कि a का डिटर्मिनेंट मालूम करो, ax का डिटर्मिनेंट मालूम करो, ay का डिटर्मिनेंट मालूम करो, और x के लिए ax की डिटर्मिनेंट को a की डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करो, x आ जाएगा, और y के लिए ay की डिटर्मिनेंट को a पे डिवाइड करो, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो गाड़ियां हैं, उनके दरमियान 600 किलोमीटर का फासला है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, उनके दरमियान जो स्पीड का फर्क है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, मतलब 4.5 घंटों के बाद उनके दरमियान जो फासला है 123 किलोमीटर, 600 किलोमीटर था, 123 किलोमीटर रह गया। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमने हर एक गाड़ी की जो है ना वो स्पीड मालूम करनी है। सपोज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन हमने क्या कहा है कि इनके दरमियान 6 किलोमीटर पर आवर का फर्क है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, पहला इक्वेशन बन गया। सिर्फ आपने कंडीशन को देखना है, बाकी क्वेश्चन वही तरीके है। दूसरा हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर, लेफ्ट डिस्टेंस 123 किलोमीटर, कवर्ड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लेफ्ट हमारे पास 600 से 123 निकालो। इसका मतलब है कि इन दोनों गाड़ियों ने कुल मिला के 477 किलोमीटर का फासला तय किया है, और इन लोगों ने टाइम कितना लगाया है, 4.5 आवर्स, और हम इसको जब चेंज करेंगे तो 9/2 आवर्स आता है। टोटल स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास 9/2 को हम 477 जिन्होंने कवर किया है 9/2 आवर्स में, तो 472 को 9/2 पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 477 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 के साथ हमने कटिंग कर ली, इससे 53 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 106। तो इसका मतलब यह है कि दोनों की स्पीड कुल मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 आता है। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब दो इक्वेशन बन गए तो हमारे पास बात बहुत सिंपल हो गई। आपने मैट्रिक्स बनाने हैं और
एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के लिए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, एडजेंट मालूम करना है, एडजेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है, इक्वल मैट्रिक्स आएंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू बन जाएगी। सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 56 और दूसरी का हमारे पास 50 आ जाएगा। क्रेमर रूल को अप्लाई करने का वही तरीका है कि ए का डिटर्मिनेंट मालूम करो, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करो, ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करो। एक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ए, फिर वाई के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन दोनों को आप हल करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं, मेरे ख्याल में वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।